बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आज के प्रोग्राम में हम सीनियर सहाफ़ी फ़हीम अख्तर को खुशामदीद कहते हैं। एक ख़बर लेकर आए हैं फ़हीम अख्तर साहब, जो आप नाज़रीन के साथ ही शेयर करना चाहते हैं। ख़बर यह है कि अपोजिशन जमातों की जानिब से जो चंद रोज़ पहले 20 सितंबर को एक APC बुलाई गई थी, हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज एक अलायंस बनाया गया था और कोशिश ये थी कि पाक फ़ौज और हुकूमत के दरमियान, इमरान ख़ान और जनरल बाजवा के दरमियान दरारें पैदा की जाएँ, इख्तलाफात पैदा किए जाएँ। लेकिन ये तमाम मनसूबा साज अपने मनसूबे में नाकाम हो चुके हैं और अब अपोजिशन की जानिब से एक नया फ़ैसला किया गया है कि आइंदा आने वाले कुछ रोज़ में, कुछ हफ़्तों में एक नई APC बुलाई जाएगी। इस नई बुलाई जाने वाली APC में क्या फ़ैसले होने वाले हैं, अपोजिशन की जमातों के दरमियान नए क्या इख्तलाफात पैदा हुए हैं, इस हवाले से ख़बर जानेंगे फ़हीम अख्तर साहब से। तो फ़हीम भाई, आप बताएं आज क्या ख़बर आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और हम गपशप करेंगे। APC जो मकसद हासिल करना था वो एक हफ़्ते के अंदर नाकाम हो गई है। अच्छा, पहला मकसद हुकूमत को गिराने के लिए PDM जो बनाया जा रहा था उसकी सरबराही किसको दी जानी है, चलो ये तो एक सेकेंडरी इशू है। पहला मकसद उनका ये था कि पाकिस्तान के तमाम बड़े इदारों को लड़ाना हुकूमत के साथ, उसमें नाकामी हो गई। आपने देखा नवाज़ शरीफ की उस स्पीच के बाद मुस्लिम लीग नून का क्या हशर हुआ है, पीपल्स पार्टी का क्या हशर हुआ है, और बिलखसूस वो जो चाह रहे थे कि किसी तरीके से इमरान खान और फ़ौज आमने सामने आए, वो उसमें बुरी तरीके से नाकाम हो गए हैं। दूसरा, अब हम इंटरनल डिस्कशन करते हैं कि अपोजिशन जमातें क्यों इख्तलाफात का शिकार हो गई हैं। पहली खबर तो ये है कि जो रहबर कमेटी थी वो टूट गई है। जो रहबर कमेटी थी वो टूट गई है, वो ख़त्म हो चुकी है। आपको अगर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँ तो थोड़ी सी तफसीलात बताएंगे आपके रहबर कमेटी के टूटने के, इसका शिराजा बिखरने की वजह क्या है। इमरान भाई, आपको याद होगा जब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ उनको नैब ने गिरफ़्तार किया था और बड़ी बड़ी गिरफ़्तारियाँ हुई थी, तो याद होगा आपको कि एक APC बुलाई थी इसी तरीके से। और 2019 में APC बुलाने के बाद फिर रहबर कमेटी बना दी गई थी। रहबर कमेटी की सरबराही कुछ महीने के लिए सौंपी गई थी अकरम खान दुरानी को, और ये कहा गया था कि रहबर कमेटी हुकूमत के साथ जो मामलात हैं हमारे, उनको जो है वो ख़राब करने के लिए या बिल्कुल खुलकर अपोजिशन करने के लिए कुछ काम करेगी। पहला टास्क उसको मिला था चेयरमैन सीनेट को हटाने का। चेयरमैन सीनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए इन्होंने कोशिशें की, फिर देखा आपने तहरीक अदम एतमाद तो ले आए लेकिन उसे कामयाब ना करा सके और पहले ही इम्तिहान में रहबर कमेटी नाकाम हुई। फिर ये रहबर कमेटी, याद होगा आपको, मौला फजलुर रहमान ने 2019 में लॉन्ग मार्च किया था, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक वो आए थे, लोग बड़े जमा किए थे। फिर वो रहबर कमेटी उसको लीड करने में भी बुरी तरीके से नाकाम हुई। फिर ये रहबर कमेटी ऑफिशियली तो अब ख़त्म हुई है, लेकिन जो एक गैर फ़ाल हुई थी, वो याद होगा आपको, सर्विसेज चीफ से मुतालिक जो लेजिस्लेशन हुई थी, आर्मी चीफ वाली भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर जब कानून साजी की गई थी, तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली थी कि आप लोगों ने हमारे साथ मशावरत ही नहीं की और आपने बग़ैर मशावरत की आपने जाके वोट कर दिया। तो उसके ऊपर इख्तलाफात जो है वो शदीद तरीन हो गए थे। और उसका फिर देखा होगा आपने कि मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीर यकीन दहानी भी मांगी कि हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। फिर उनको यकीन दहानी कराई गई कि हम मिसाक के करेंगे और जो APC हम बुलाएंगे उसमें आपको सारा कुछ लेके देंगे, और यही हुआ। जो एलामिया आया उसमें भी यही बातें थी, फिर जो एक्शन प्लान आया वो भी यही बातें थी। तो फिर इसको लेकर एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अलायंस बनाने का भी ऐलान किया गया। फिर रहबर कमेटी हुई 3-4 दिन पहले अकरम खान दुरानी की सरबराही में, वहाँ पर बड़े रोले हुए। अच्छा, वो क्या? वो रोले ये हुए कि मौलाना फजलुर रहमान की ये ख्वाहिश थी कि PDM की सरबराही मुझे मिल जाए। अच्छा, PDM की सरबराही यानी कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान चाह रहे हैं कि मुझे मिल जाए, और उन्होंने अकरम खान दुरानी के ज़रिए, एक छोटी जमात के ज़रिए, अपनी सजेशन भी उस रहबर कमेटी में मूव करा दी। वहाँ पर बड़ा रोला हुआ। वहाँ पर इमरान भाई रोला ये हुआ कि जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, इन्होंने इख्तलाफ किया कि मौलाना साहब को इसका सरबराह नहीं होना चाहिए। खोलकर सामने ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, मौलाना फजलुर रहमान नहीं, ये हमारा मैंडेट ही नहीं है। उन्होंने बेसिकली पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि ये जो रहबर कमेटी है अब इसका मैंडेट ही ख़त्म हो चुका है। रहबर कमेटी का मैंडेट था पिछली APCs वाला, अब मामला ही डिफरेंट हो चुका है। अब PDM का मैंडेट, PDM के हवाले से कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। नई कोऑर्डिनेशन अंदर की खबर ये थी कि मौलाना को वो सरबराही देना ही नहीं चाहते। मौलाना
के ऊपर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कुछ सर्कल्स हैं जो हाई लेवल के हैं, वो कह रहे हैं कि यार इन्होंने कुछ ओवर स्मार्ट हो गए हैं। मौलाना की जो डोमिनेशन है हमारी अपोजिशन के ऊपर वो बढ़ चुकी है। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं मौलाना के जैसे अपोजिशन वो कर रहे हों। जेलसी फैक्टर, अपोजिशन लीडर वो हों, हालांकि वो कौमी असम्बली के मेंबर भी नहीं है। हाँ। वो अलग गेम में है। वो कह रहे हैं कि अब ये टारगेट कर रहे हैं, बजाय हुकूमत को टारगेट करने के, कहते हैं ये अपोजिशन के सफ़ों को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा। ये अपोजिशन के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा मौलाना के ऊपर जो खदशात हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के, वो एक्सट्रीम लेवल के हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान का टारगेट ये अपोजिशन रही है, बिलखुसूस जब या APC हो रही थी, जब ये लॉन्ग मार्च हो रहा था। लॉन्ग मार्च के वक्त भी मौलाना फजल रहमान ने इन दो सियासी जमातों को अलहदा करके छोटी सियासी जमातों के सामने खड़ा कर दिया। अगर मौलाना का अपोजिशन में कद काट बड़ा है, उसकी शख्सियत जो है मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी पर गालिब आ गई है, तो इसकी वजह तो दोनों सियासी जमातें खुद भी तो हैं ना। देखिए मौलाना खुल के आए हैं, ये खुल के नहीं आते, मसलतों का शिकार थे, मुलाकातें करते रहे, आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है। शेख रशीद ने भांडा फोड़ दिया, कौन सा करैक्टर है? मैं यही बात कर रहा हूँ ना, करैक्टर की तो मैंने बात नहीं हाँ। की, क्योंकि ये मसलतों का शिकार रहे, मुलाकातें करते रहे। हाँ। डील हासिल करने के लिए, फ़ायदे हासिल करने के लिए। लेकिन मौलाना तो खुल के थे ना सबके सामने। ठीक है, मुलाकात उन्होंने भी की, लेकिन उन्होंने अपने मौके पे की थी, अपने जो मुतालबा थे उस पर की थी, कोई डील लेने के लिए या मफादात लेने के लिए नहीं की थी। ये भी तो वाज़ेह है ना चीज़। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि आप लोग कहते हैं कि 73 के आइन का तहफ़्फ़ुज़, मैं मतलब मौलाना साहब अच्छा, कंपनी वाज़ेह अपोजिशन वाले, आपको नहीं कह रहा। 73 का आइन हो, पाकिस्तान में पार्लिमान जो है वो मजबूत हो, पार्लिमान को में फ़ैसले होने चाहिए, इसमें किसी इदारे का किरदार नहीं आना चाहिए। अगर आप में इतना ज़र्फ़ था ना मौलाना साहब, या फिर वो जिन्होंने मुलाकातें की, इमरान भी, इनके ज़र्फ़ था ना, ये उनसे मुलाकात ही ना करने जाते, ये उनसे मुलाकात ही ना करते। आप ये बताएं कि नई APC क्यों बुलाई जा रही है, जब एक भाईजान सवाल पूरा, जब पूरे फैसले एक APC में कर लिए गए हैं, फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, डिक्लेरेशन एक आ गया, एक रेजोल्यूशन आ गया, हालांकि उसमें काफ़ी सारे तजादात मौजूद हैं। नई APC बुलाने की वजह क्या है? नई APC बुलानी है इस वजह से कि लीडर कौन होगा, PDM का सरबराह कौन होगा, सूबों में इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंट्रल लेवल पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। और भाई साहब इन्होंने क्या हुकूमत गिरानी है, अभी से इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। ये अधूरा काम कर रहे हैं, ये अधूरा काम कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? जाहिर है, मतलब आप खुल के नहीं आ रहे। आपने अगर हुकूमत की मुखालफत करनी है, हुकूमत गिरानी है, तो एक ही वक्त डिसाइड करना कि यार मौलाना फजल रहमान इसके सरबराह होंगे। अब मौलाना फजल रहमान की सरबराही पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को एतराज़ क्या है? क्या एतराज़ है बताएं? PP और मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान अभी तक उस जहनी हालत से नहीं निकले कि वो इलेक्शन हार चुके हैं, वो मान ही नहीं रहे। शायद दो चीज़ें हैं, एक तो उस जो शौक था वो उससे निकल, एक तो उससे नहीं निकले, दूसरा जो उनका लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ नून लीग की वजह से, पीपल्स पार्टी की वजह से, उस शौक से भी नहीं निकले। वो कहते हैं कि मैंने बस एक मिनट के लिए भी एक वक्त, एक लम्हा ना गुजरे कि इमरान खान को हटा दिया जब प्राइम मिनिस्टरशिप से। वो अभी वो चाहते यही हैं, PP और मुस्लिम लीग नून ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान के हाथ में अगर बागडोर संभाल ली तो इन्होंने सिर्फ एक ही, वो एक पर्सनैलिटी का के खौफ में है, या पे एक पर्सनैलिटी को वो पसंद नहीं कर रहे कि किसी वक्त भी ना चले इमरान खान को निकाल दिया जाए। यानी उनका पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक पेज पे मुत्तफिक हैं, उनका खौफ पेज पे हैं, एक मामले पर। उनका खौफ ये है कि मौलाना फजल रहमान को अगर PDM की सरबराही दे दी जाती है तो PDM बन जाएगी वन मैन शो मौलाना फजल रहमान का। और जो ये लोग, इनके जो हमदर्द मौजूद हैं रियासती इदारों में, बासर हलकों में, ताकतवर हलकों में, तो जिस किस्म का मौक़िफ़ मौलाना फजल रहमान का है, जो उन्होंने गुफ्तगू चंद रोज़ पहले सखर में अपने कारकुनान के साथ की है, कितनी सख्त गुफ्तगू है कि उसमें आर्मी चीफ को भी दबे अल्फाज में धमकी दी गई कि आप वजाहत करें कि ये जो बयानात दिए जा रहे हैं कि फ़लाँ सियासतदान ने फ़लाँ मिलिट्री के ऑफिसर के साथ मुलाकात की, इसकी वजाहत मौलाना साहब ये कहते हैं कि फ़ौजी क़यादत खुद करे। बाजवा साहब आके इसकी वजाहत करें कि ये बयानात किसकी जानिब से दिए जा रहे हैं, फ़ौजी तर्जमान की जानिब से, या ये लोग खुद लगे हुए हैं इस किस्म के स्टेटमेंट देने के लिए। और नैब को किस तरह से धमकियां दी गई कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम तो गिरबान पकड़ लेंगे। भाई किस्सा किसने शुरू किया, ये कहानी किसने शुरू की? मेरे हिसाब से कहानी जो शुरू हुई है ना, ये कहानी APC से शुरू हुई, नवाज शरीफ ने की। सुने ना, ये कहानी APC से शुरू हुई और इसको जो दाइम बख्शा है या इसको एक मज़ीद आगे तक़वियत दी है वो मरीम नवाज़ के उस स्टेटमेंट में दी, जब वो कमरा अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी और उनसे सवाल किया गया कि आपके किसी नुमाइंदे ने मिलिट्री क़यादत के साथ मुलाकात की है। तो जब उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आया कि हमारे तो किसी नुमाइंदे ने जनरल बाजवा के साथ मुलाकात नहीं, उसके बाद ये सारी चीज़ें बाहर निकलना शुरू हुई।
शेख रशीद का भाईजान, स्टेटमेंट जब आया, शुरू- गुजरा का आया, DGISPR इमरान का भाई, आया। जब आपने शुरू कर लिया ना खेल, तो फिर खेल खेलें, रोए ना। वो हमारे यहाँ अपने गांव में कहते हैं ना कि रोते हैं आप। फिर अब ये रोना धोना छोड़ें, आपने ये खेल शुरू किया है, खुल के सामने है। या आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं तो लबादे ना ओढ़ें, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं तो आप खड़े होके आएँ, खुल के खेलें। आप ये ड्रामेबाजी ना करें। आप अकेला शेख रशीद आप पे भारी हो गया। बिल्कुल ऐसे भारी हो गया, लेकिन रात तो खान साहब ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। उसमें कहा तो ये गया है कि हुकूमती जो वुज़रा हैं वो फ़ौज के हवाले से किसी किस्म के स्टेटमेंट ना दें, लेकिन लगता यह है कि वो शट अप कॉल जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेख रशीद को दी मेरे गई ख्याल है। में ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं। वो वैसे कोई वो ये कह रहे हैं कि इदारे को मुतनाज़ा ना बनाएं, बस जो बात हो चुकी है बस उसको ख़त्म कर दें। मतलब वो शटअप कॉल वाली बात नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में वो इस मामले को गंद को क्लियर करना चाहते हैं कि मजीद बेइज्जती, मजीद मतलब इदारों को बदनामी की वजह ना बने। मतलब हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, आ जाओ। टॉपिक हमारा अपोजिशन की जो जमातें हैं वो इख्तलाफात का शिकार क्यों हैं। मौलाना फजलुर रहमान बतौर अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा अपोजिशन लीडर हूँ। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, खुल के सामने आ रहे हैं, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं हमारे ये वर्कर्स पर हावी ना हो जाएं। हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे जो हामी हैं, हमारे जो वोटर सपोर्टर हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान की बातों में ना आ जाएं। बिलखुसूस सिंध में पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े खदशात का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो और पीपल्स मुस्लिम लीग नून एक पेज पे हैं एक मामले पर। इमरान भाई वो क्या, वो कहते हैं इमरान खान की हुकूमत चलने दें, इसको 5 साल पूरे करने दें, जैसे भी करते हैं करने दें। मौलाना कहते हैं नहीं, किसी वक्त ना ये निकालें। मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ करके आप कह सकते हैं शहबाज शरीफ का भी है। शहबाज शरीफ का भी है। मतलब वो कह रहे हैं कि ये 5-5 साल की जो है वो मामला चलने दें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अच्छा, 5 यहाँ साल पे क्लियर कर दूं, उनका पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि असेंबली 5 साल पूरे करे, इमरान खान को हटाना है तो तहरीक एतमाद लाएं। वो जो कुछ भी है, लेकिन मौक़िफ़ सामने यही है। तहरीक एतमाद लाएंगे फिर संजरानी वाला हाल होगा, तो इसी खौफ से तो नहीं लाते ना मेरे और भाई, बेइज्जती करवाएंगे। इसी खौफ से तो नहीं वो लाते कह ना। रहे हैं बस हुकूमत चलने दो। अगर किसी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, इमरान भी आपके प्रोग्राम में बता रहे, अगर किसी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद इस दौर में आई तो वो स्पीकर असद कैसर के खिलाफ आएगी। तो क्या वो कामयाब हो जाएगी? किधर कामयाब होती है? अच्छा ये बता मुझे, इतनी सीरियस गपशप हो रही है, ये अक्सरियत में भी होते हैं, सेनेट में भी अक्सरियत में थे, और बराबर ही तकरीबन नंबर इनके नेशनल असम्बली में भी होते हैं, तकरीबन कुछ 10-12 का फ़र्क होता है। लेकिन जब वोटिंग होती है इनकी मत क्यों बच जाती है, इनकी मंजी क्यों ढुक जाती है? यार बात यह है कि ये मुनाफिक हैं, ये मुनाफिक हैं। शेख रशीद अकेला इन पे भारी क्यों है? मैं फिर शेख रशीद पे ले जाता हूँ। शेख रशीद अकेला इन पे इसलिए भारी है कि वो खुला हुआ है, वो ओपन है कि मैं इनके साथ हूँ या इनके साथ नहीं हूँ। ये इनके आधे से ज़्यादा लोग हैं उनके जिनका शेख रशीद है, जिनका शेख रशीद है, और ये लबादा उड़ा हुआ है इन्होंने ड्रामेबाजी का, वो बंदे भाग जाते हैं इनके। अच्छा नाज़रीन, ड्रामा ऐसा किया जाता है कि ये जो सेनेट में हुआ कि जो 14 सेनेटर हमारे गायब हो गए थे, उन्हें तलाश किया जाएगा। आज तक वो सेनेटर लापता है, उनका पता नहीं चल पाया कि वो थे तो इनके साथ, लेकिन गायब वहाँ से कैसे हो गए। और अभी जो फैटफ का मामला हुआ, यहाँ पर भी दावा किया गया था कि भाई कोई किस्म की लेजिस्लेशन, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पार्लियामेंट से पास हो पाए। लेकिन वहाँ जहाँ पर जब वोटिंग हुई तो नताइज जो सामने आए आपके सामने है, हुकूमत कामयाब हुई, अपोजिशन को नाकामी को देखते हुए वॉकआउट कर गए। लेकिन यहाँ पर भी जो इन्हें चाहिए था, अगर ये मुखलिस थे अपने साथ, अपने वर्कर्स के साथ, अपने वोटर्स के साथ, तो इस मामले की तहकीकात कराते, पता चलाते वो कौन से ऐसे MNAs थे जो उस वक्त जब वोटिंग कराई गई 417 लोग थे वोटिंग के दौरान, लेकिन जब तहरीकें पेश हुई कौमी असम्बली में मुश्तरका इजलास में तो 390 वोट निकले। तो 27 लोग वोट जो हैं वो किसके थे, गायब किस तरह से हो गए, इस हवाले से क्या कोई तहकीकात? पहले आपने संजरानी वाला तहकीकात कर ली थी, आपको याद नहीं है? वो जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हैं, उन्होंने तो टिकर चलवा दी थी, खबर चलवा दी थी कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम सेनेटर्स ने इस्तीफे दे दिए हैं। किधर गए वो इस्तीफे? अच्छा, अभी जो तहकीकात जिसकी सरबराह आपने यूसुफ रजा गिलानी को, नैयर हुसैन बुखारी को, फरतुल्लाह बाबर को वगैरह वगैरह को दे दिया आपने, किधर गई वो तहकीकात? तो सारी ये ड्रामा है। ये जो खबर चलाने की आप भाईजान, सिंध हुकूमत नहीं छोड़नी इन्होंने। सर ये तो पक्की बात है भाई, पक्का पकाया सौदा हलवा कौन छोड़ता है? अगर सिंध हुकूमत को छोड़ते हैं ना इमरान भाई सिंध हुकूमत को पीपल्स पार्टी छोड़ती है, अगले दिन सारे डॉक्यूमेंट्स अगले दिन जनाब अंदर होंगे। बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। ड्रामेबाजी चलती रही और मौलाना फजलुर रहमान को सरबराही मेरे ख्याल में तो नहीं मिलने वाली। पीपल्स पार्टी शदीद मुखालिफ। जो आपने खबरें चलाने की बात की ना, ये रहबर कमेटी में भी खबरें चलाई गई। हाँ, रहबर कमेटी, उसका भी आप बताएं ना नाजरीन को। 2 टीवी चैनल्स पर नाजरीन इमरान भाई, मैं थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ। खबरें ये चलाई गई कि जब रहबर कमेटी में इत्तफाक नहीं हो पा रहा था, नून लीग और पीपल्स पार्टी डट के
अकरम दुरानी की मुखालफत कर रही थी कि PDM का सरबराह जो है वो मौलाना फजल रहमान नहीं होना चाहिए, लेकिन TV चैनल से खबर चला दी गई कि मौलाना फजल रहमान को जो है वो PDM का सरबराह मुंतखब कर लिया गया, बना लिया गया, या वो PDM के सरबराह होंगे। और इसके बाद फिर दोनों जमातों की जानिब से किस तरह से तरदीद की गई, ये फिर अभी हमें फ़हीम अख्तर साहब बताते हैं। देखें इमरान भाई, रहबर कमेटी का जब इजलास हुआ, उसके इजलास के अभी चल ही रहा था कि एक TV चैनल पहले 24 TV चैनल पर खबर चलवाएगी, उसके बाद फिर Jio TV पे चलवाएगी, फिर मेरे पास भी खबर भिजवाई गई। मैंने खबर नहीं चलाई। उन दोनों TV चैनल ने खबर ये चला दी कि मौलाना फजल रहमान को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है, इत्तफाक कर लिया गया है, और ये मामला जो है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को जो सिफारिश कर दी गई है। मैंने वो जो ख़बर थी, इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने रहबर कमेटी में 1-2 लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बैठे हुए थे, मैंने उनको जब फॉरवर्ड की, उनको भेजा, तो उन्होंने कहा कि नो, इट्स नॉट ट्रू, गलत खबर है। जब कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ, फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर क्या अंदर डिस्कस हुआ? उन्होंने कहा इस पे डिस्कशन एक पार्टी की तरफ से तजवीज़ आई कि मौलाना फजल रहमान को सरबराह बना दें। हमने कहा नहीं, हमारा तो मैंडेट ही नहीं है, हमारे इस रहबर कमेटी का इख्तियार ही ख़त्म हो चुका है। अब ये इख्तियार किसके पास है? APC का। APC कोऑर्डिनेटर कमेटी बनाए या कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए, नहीं बनाए, नया मतलब रहबर कमेटी बनाए, जो बनाए, जो उसका नाम देना चाहते हैं दें। कहते ये मैंडेट उसका होगा, हमारा मैंडेट ख़त्म हो चुका है, अब APC जाने। अच्छा, मौलाना साहब की तो ये खबर चलवा के बेसिकली माहौल बनाने की कोशिश। मैं एक और खबर देता हूँ आपको, प्रोग्राम भी खत्म करते हैं और जाते जाते खबर देते हैं। जब ये APC हुई ना 20 सितंबर को, आपको पता है कि मैंने स्पेशली ड्यूटी लगवाई थी कि मेरी ड्यूटी वहाँ पे लगाई जाए, और मैंने सुबह 10 बजे से लेकर रात तकरीबन को 10 बजे तक इसी APC को कवर किया। जब वो ये डिक्लेरेशन अपना जारी करने के लिए आए थे ना, तो एक सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल पूछा गया था, सरबराह कौन होगा, कि इस PDM का सरबराह कौन होगा। हाँ। आपको पता है कि शहबाज शरीफ ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, मरियम नवाज़ ने और मौलाना फजल रहमान ने उस सहाफ़ी की तरफ देखा कि सवाल तो बड़ा ज़बरदस्त पहुंचा, लेकिन जवाब पता क्या दिया गया? जवाब नहीं दिया गया। मौलाना फजल रहमान ने इशारा किया मैं हूँगा। तो ख्वाहिश वो बड़ी रखते हैं कि PDM की सरबराही मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि ये जो ख्वाहिशात हैं सिविल मिलिट्री सिविल मिलिट्री जो अपना हुकूमत है या फ़ौज या पाक फ़ौज के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश है, दरारें पैदा करने की कोशिश है, ये लोग खुद जो है वो इख्तलाफात का शिकार हो चुके हैं। सुहेल बड़ाई साहब ने भी कालम लिखा था, आपको याद होगा, उसमें भी इन्होंने यही बातें की थी कि इनको पता है कि मौजूदा जो दौर हुकूमत है इसमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जिस मिसाली तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो इनकी कोशिश ये है कि इन ताल्लुकात के दरमियान इख्तलाफात पैदा की जाए, क्योंकि इनके लिए अगर कोई रास्ता निकलेगा, कोई रिलीफ की सूरत बनेगी या इक़्तिदार में आने की कोई चीज़ बनेगी, तो इसी सूरत में बन सकती है जब तक इन दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जब तक कोई दरार या इख्तलाफात पैदा नहीं होंगे, इनके लिए किसी किस्म की कोई कामयाबी या कोई रिलीफ या इक़्तिदार में आने की राह जो है वो हमवार नहीं हो सकती। तो नाज़रीन, फ़हीम अख्तर साहब से भी इजाज़त चाहेंगे। आपका जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में शेर भी पढ़े ना मौलाना फजल रहमान के लिए, यार मेरा हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। असल में मुझे शेर व शायरी में इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, चलें आपने पढ़ दिया, मेरे ब्याह पे तुमने पढ़ दिया, तो मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहने से पहले थोड़ा सा ये गुजारिश करना चाहूँगा कि फ़हीम अख्तर मेरी यूनिवर्सिटी के जूनियर भी हैं, लेकिन जितनी मेहनत इन्होंने पिछले कोई 7-8 सालों में, मेरे ख्याल में 8-9 साल तो हो चुके हैं, तुम्हें भी 14 साल हो गए, 14 साल हो गए सहाफ़त में। बहावलपुर में अच्छा, बहावलपुर में करता, लेकिन मेरे हिसाब से 2012 से 11 से ये इस्लामाबाद में है, और बड़ी मेहनत करके अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है फ़हीम अख्तर को। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है फ़हीम अख्तर के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें देते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़हीम अख्तर साहब के एनालिसिस होते हैं, तो आप उससे भी मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। तो फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।